हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था रेनेसा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। हम लोग पढ़ रहे थे रेनेसा मूवमेंट। तो अभी तक मैंने एक वीडियो बनाया है इस टॉपिक पर और मैंने आपको उसमें बताया था कि रेनेसा क्या है, तो उसको आप देख लीजिए। आज के इस सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कॉजेज़ ऑफ रेनेसा। रेनेसा यानी पुनर्जागरण के कारण क्या थे, क्यों हुआ यूरोप में पुनर्जागरण, कौन कौन से उसके आधार थे, कारण थे, ये चीज़ें आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इंग्लिश में मैंने लिखा है और हिंदी में समझाता हूँ, तो ध्यान से समझना है सारी चीज़ें, क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। कॉजेज़ ऑफ रेनेसा लिखिए, ऐसा पूछ लिया जाता है। कॉजेज़ ऑफ रेनेसा, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे पुनर्जागरण के कारण। ध्यान से समझना, मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, कोई भी वर्ड आपके लिए छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले इतना पढ़िए, द रेनेसा डिड नॉट ब्रेक आउट इन यूरोप ऑल ऑफ ए सडन। ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है अचानक। ब्रेक आउट का मतलब होता है विस्फोटित होना या घटित होना। रेनेसा का मतलब आप जानते हैं, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण की जो घटना थी ये यूरोप में अचानक नहीं घटित हुई। द रेनेसा डिड नॉट ब्रेक आउट इन यूरोप ऑल ऑफ ए सडन। फिर आगे है सेवरल कॉजेस, कई सारे कारण वर थे, एट वर्क काम कर रहे थे, यानी कई सारे कारण काम कर रहे थे। फॉर एटलीस्ट 200 ईयर्स, लगभग 200 सालों से, यानी लगभग 200 वर्षों से बहुत सारे कारण काम कर रहे थे। टू असर, स्वागत करने के लिए या प्रवेश कराने के लिए, इन द स्पिरिट ऑफ रेनेसा, रेनेसा के स्पिरिट को, यानी रेनेसा की जो भावना है इसको प्रवेश कराने के लिए, इसको लाने के लिए कई सारे कारण हैं। अब यहाँ तो असर का मतलब होता है प्रवेश कराना या फिर लाना। तो पुनर्जागरण यूरोप में आया, अचानक नहीं आ गया कि अचानक विस्फोट हो गया। इसके बहुत सारे कारण थे, लगभग 200 वर्षों से वो सारे कारण काम कर रहे थे कि पुनर्जागरण लाना है, पुनर्जागरण लाना है, तब जाके कहीं यूरोप में पुनर्जागरण आया। ओके, तो इतने का मतलब समझ गए आप। एज गिवन बिलो, एज गिवन बिलो मतलब कुछ कारण यहाँ पर दिए गए हैं। जो कारण काम कर रहे थे उन कारणों में कुछ कारण यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रचार प्रसार, यानी शिक्षा का प्रसार हुआ, तो ये भी एक कारण है। कैसे? द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन द लेटर मिडिल एज चेंज द आउटलुक ऑफ द पीपल इन यूरोप। उत्तर मध्यकाल में शिक्षा के प्रसार ने यूरोप में लोगों का नज़रिया बदल दिया। मतलब यहाँ पर लिखा है, देखिए समझ लीजिए, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लेटर मिडिल एज, इन द लेटर मिडिल एज का मतलब होता है उत्तर मध्यकाल, यानी कि जब मध्यकाल समाप्त होने वाला था तो उसको हम कहते हैं उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल में द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रसार ने, चेंज्ड बदल दिया, द आउटलुक नज़रिया ऑफ द पीपुल, लोगों का, इन यूरोप, यूरोप के, यानी यूरोप में जो लोग रहते थे उनका नज़रिया बदल गया। कब? उत्तर मध्यकाल में। कैसे? शिक्षा के प्रसार के द्वारा। अब शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हुआ आगे बताया गया है। द राइज ऑफ कैथेड्रल स्कूल्स ऑल ओवर यूरोप। देखिए, द राइज ऑफ कैथेड्रल स्कूल्स, यानी कि कैथेड्रल स्कूल्स का उत्थान हुआ। कैथेड्रल स्कूल खोले गए, यानी मिशनरियों के स्कूल खोले गए ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में। एंड और द इमर्जेंस ऑफ पेरिस। अब ये जो इमर्जेंस है ये पेरिस के साथ साथ में मॉन्टपिलर, पडुआ, नोपेल्स, बोलागना, सालमानसा, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, सबके लिए आया है ये इमर्जेंस, सिर्फ पेरिस के लिए नहीं आया है। ओके, ध्यान में रखना। तो कैथेड्रल स्कूल्स खोले गए पूरे यूरोप में। एंड और द इमर्जेंस ऑफ पेरिस, पेरिस का प्रादुर्भाव, यानी पेरिस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। मॉन्टपिलर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। ऐसे पाडुआ यूनिवर्सिटी, नोपेल्स, बोलागना, सालमानसा, ये सब यूनिवर्सिटी का नाम है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, और अन्य यूनिवर्सिटियों का प्रादुर्भाव हुआ, निर्माण हुआ। और इसने, यानी इस प्रादुर्भाव ने, डिसेमिनेटेड, प्रसारित कर दिया, नॉलेज, ज्ञान को।
जब इस यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने आए तो यहाँ के टीचरों ने ज्ञान को सभी लोगों में बांट दिया, तो इस प्रकार डिसिमिनेटेड हो गया, यानी कि ज्ञान जो है उसका प्रचार प्रसार हो गया। एंड और क्रिएटेड द न्यू मोड ऑफ थिंकिंग, सोचने का एक नया तरीका बन गया। क्रिएटेड का मतलब निर्माण हो गया, द न्यू मूड नया तरीका ऑफ थिंकिंग सोचने का, एंड लर्निंग और सीखने का। कहने का मतलब स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ने कैसे योगदान दिया पुनर्जागरण में, तो आपको इतना लिख देना है कि उत्तर मध्यकाल में शिक्षा के प्रसार ने यूरोप में लोगों के नज़रिए को चेंज कर दिया। यूरोप में कई प्रकार के कैथेड्रल स्कूल्स खोले गए, कई यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया। उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और फिर लोगों के सोचने और सीखने का तरीका बदल गया। तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आप में से बहुत लोगों का कहना रहता है कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तो देखिए स्लो पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीख जाए। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे या किसी भी यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर फ्री पढ़ाई होती है वहाँ पर वही लड़के आते हैं जो कोचिंग का फ़ीस नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं स्लो पढ़ाता हूँ ताकि उनको इसका बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले, सीख कर जाएँ। तेज़ी से मैं भी पढ़ा सकता हूँ। ओके, तो ये मेरी आदत है ऐसे पढ़ाने की। तो पहला कारण आपको समझ में आया। दूसरा है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। अब ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समय लगेगा लेकिन समझना ज़रूरी है। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, देखिए डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, यानी कि कमी आ जाना, या आप कह सकते हैं समाप्त हो जाना। ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद, जमींदारी प्रथा जिसको आप कहते हैं। तो यूरोप में इसको सामंतवाद कहते हैं। तो सामंतवाद का पतन हुआ, इसके कारण भी पुनर्जागरण हुआ। तो अब कैसे हुआ हम लोग इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे। हालांकि ये जो है यहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा भी है, देखिए, और इम्पॉर्टेंट भी है। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, अब इसको समझिए। फ्यूडलिज्म वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मिडाइवल यूरोपियन सिविलाइजेशन। सामंतवाद एक महत्वपूर्ण रूप था ऑफ मिडाइवल यूरोपियन सिविलाइजेशन, मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता का। ओके, एक बार मैं फिर से इसको पढ़ाता हूँ। फ्यूडलिज्म वाज, सामंतवाद था, एन इम्पॉर्टेंट फीचर, एक महत्वपूर्ण रूप, ऑफ मिडाइवल यूरोपियन सिविलाइजेशन, मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता का। मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता का सामंतवाद एक महत्वपूर्ण रूप था। अब क्या होता था आगे देखिए। फ्यूडलिज्म वाज अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, सामंतवाद एक संपूर्ण व्यवस्था होती थी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की, यानी समाज की एक संपूर्ण व्यवस्था होती थी, उसको हम लोग क्या कहते थे, सामंतवाद। अब वो कैसी व्यवस्था थी देखिए। थ्रू द मीडियम ऑफ लैंड टेन्योर, लैंड टेन्योर के माध्यम से। लैंड टेन्योर का मतलब होता है पट्टेदारी। ओके, आपने सुना होगा खेतों में अक्सर पट्टेदारी वाली मामला आपने देखा होगा, सुना होगा, गांव में पट्टेदार, पट्टेदारी ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। थ्रू द मीडियम ऑफ लैंड टेन्योर, पट्टीदारी के माध्यम से, इन विच, जिसमें, फ्रॉम द किंग, किंग से लेकर के यानी राजा से लेकर के, डाउन टू द लोवेस्ट लैंड ओनर, छोटे छोटे जमींदार तक, यानी सामंतवाद में राजा से लेकर के छोटे छोटे जमींदार तक, ऑल वर बाउंड टुगेदर, सब एक दूसरे से बाउंड रहते थे, जुड़े रहते थे, यानी सब जुड़े रहते थे, संबंधित रहते थे एक दूसरे से। कैसे? बाय ऑब्लिगेशन, वचनबद्धता के कारण, वचनबद्धता के द्वारा, या आप कह सकते हैं करारनामा के द्वारा। ऑब्लिगेशन का मतलब करारनामा, समझौता। एंड डिफेंस, और सुरक्षा के द्वारा। ओके, तो सामंतवाद क्या थी, एक संपूर्ण व्यवस्था होती थी, सामाजिक व्यवस्था होती थी, और इसमें राजा से लेकर के छोटे छोटे जमींदार तक एक दूसरे से करारनामा के माध्यम से, समझौते के माध्यम से जुड़े होते थे। अब समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ अलग आपको समझा देता हूँ, फिर इस पे मैं चलता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कठिन है, मैं आपको अलग से बताता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए राजा है, ये राजा है। एक बार फिर से मैं बनाता हूँ।
ये मान लीजिए पूरा एक क्षेत्र है, कोई प्रदेश है, राज्य है, साम्राज्य है, कुछ भी कह लीजिए। यहाँ एक राजा है, तो पूरे देश पर या पूरे प्रदेश पर शासन कर रहा है। लेकिन अब चूंकि प्रत्यक्ष शासन करना आसान नहीं है, तो ये जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ गांव होंगे, छोटे छोटे ज़िले होंगे, यहाँ पर राजा ने एक सामंत नियुक्त कर दिया, एक एक अपना सामंत बैठा दिया इन सबके पास, और सामंत से कह दिया कि जब हम युद्ध लड़ें तो तुम अपनी सेना मुझे दिया करो, जब मैं युद्ध लड़ूं, मुझे सेना की ज़रूरत पड़े, तो ये सामंत राजा को सेना देंगे, अपनी सेनाएं देंगे। राजा युद्ध में जीत जाएगा इन सेनाओं के माध्यम से, तो राजा इनको नगद वेतन नहीं देगा। राजा इन सामंतों को, अब चूँकि इन्होंने तो सेना दी है, तो राजा कुछ ना कुछ देगा, तो राजा इनको नगद वेतन नहीं देगा इन सामंतों को, एक अपने राज्य का भूमि का टुकड़ा दे देगा या कोई गांव दे देगा, कहेगा तुम यहाँ से जाओ, टैक्स वसूलो, थोड़ा बहुत टैक्स हमको दो और खुद रखो। तो यही इसे कहते थे जमींदारी प्रथा या सामंतवाद। ओके, छोटे छोटे राजा होते थे। सामंत कौन होते थे? छोटे छोटे राजा, ये छोटे छोटे गांव पर शासन करते थे और टैक्स वसूलते थे, थोड़ा बहुत राजा को देते थे, बाकी खुद रखते थे। तो इससे जनता का शोषण होता था, जनता स्वतंत्र रूप से रह नहीं सकती थी। ओके, तो यही व्यवस्था यूरोप में थी। तो जब इसका समापन हुआ, इसका डिक्लाइन हुआ, तो पुनर्जागरण हुआ। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए आगे है इसी चीज़ के बारे में, फ्यूडलिज्म के बारे में आगे है। इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये समाज की एक व्यवस्था थी, बेस्ड, जो कि आधारित थी ऑन द प्रिंसिपल, सिद्धांत पर, ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा के, सर्विस, सेवा के, एंड पेमेंट्स, और भुगतान के। यानी यह एक सामाजिक व्यवस्था थी जो सुरक्षा, सेवा और भुगतान के बेस पर आधारित थी, यानी प्रोटेक्शन, सर्विस और पेमेंट्स के सिद्धांत पर आधारित थी। ओके, फ्यूडलिज्म एक सामंतवादी व्यवस्था थी, एक सामाजिक व्यवस्था थी जो कि सुरक्षा, सेवा और भुगतान के सिद्धांत पर आधारित थी। तो मैंने आपको समझा दिया कि प्रोटेक्शन कैसे देते थे, अपनी सेना के माध्यम से, सर्विस, सेवा देते थे, पेमेंट्स, भुगतान, मैंने आपको बताया जब नगद वेतन नहीं दे पाते थे तो भुगतान के रूप में क्या दे दिया जाता था? ज़मीन का एक टुकड़ा। अब देखिए आगे है, दोज, वे लोग, हु नीडेड प्रोटेक्शन, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी, सिक्योर्ड इट, वो सुरक्षा पा लेते थे, फ्रॉम नोबलमैन, एक नोबलमैन के द्वारा, यानी सामंत के द्वारा। यहाँ नोबलमैन का मतलब है सामंत बेसिकली। तो जिन व्यक्तियों को या जिन राजाओं को अगर सुरक्षा की ज़रूरत पड़ी, सेना की ज़रूरत पड़ी, तो वे कहाँ से लेते थे सेनाएं? इन नोबलमैन के माध्यम से ले लेते थे। हु हैड हिज ओन आर्मी, जिसके पास अपनी आर्मी होती थी, एंड रिटेनर्स, और अपने चेले चापड़ होते थे, नौकर चाकर होते थे। रिटेनर्स का मतलब बेसिकली यहाँ पर यही है। ओके, तो अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी राजा को सुरक्षा की ज़रूरत पड़ी, सेना की ज़रूरत पड़ी, तो वे लोग सामंत से क्या लेते थे? सुरक्षा लेते थे और बदले में उसको पेमेंट देते थे, नगद वेतन दो या फिर उसको ज़मीन का एक टुकड़ा दे दो। फिर है आगे, द फ्यूडल वॉज अपोज टू प्रोग्रेस, ये जो फ्यूडल सिस्टम था, सॉरी ये लाइन छूट गई, तो जब वो सामंत, यहाँ तक मैंने पढ़ा था रिटेनर्स, तो सामंत के पास आर्मी, रिटेनर्स होते थे, सेना होती थी, और ये सुरक्षा देते थे लोगों को या राजा को। द नोबलमैन इन रिटर्न, तो सामंत जो था इन रिटर्न मतलब बदले में, सिक्योर्ड, प्राप्त करता था, सर्विसेज, सेवा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसकी मदद कर दी सामंत ने, तो वो व्यक्ति जाए सामंत की सेवा करे, उसके खेतों में काम करे, तो या तो वो सेवा ले लेता था उसके बदले में, सुरक्षा के बदले में, एंड पेमेंट्स, या फिर पेमेंट्स यानी भुगतान ले लेता था, फ्रॉम दोज होम ही प्रोटेक्टेड, उनसे जिनकी ये सुरक्षा करते थे। सेवा और पेमेंट किससे लेते थे? उन्हीं व्यक्तियों से या उन्हीं राजा से लेते थे जिनकी ये सुरक्षा करते थे, जिनको अपनी सेनाएं देते थे। ओके, अब हम लोग को पढ़ना है, द फ्यूडल सिस्टम वॉज अपोज्ड टू प्रोग्रेस, यानी कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी ये प्रगति के विरोध में थी, यानी ये प्रगति नहीं होने दे रही थी, क्योंकि लोग नए तरीके से सोच नहीं सकते थे, अपने ढंग से कोई काम नहीं कर सकते थे, तो इसलिए ये प्रगति के
विरोध में थी, मतलब उसके विरुद्ध थी। हाउएवर, हालांकि इट डिक्लाइंड, इसका अंत हो गया इन 13th and 14th सेंचुरीज, 13वीं और 14वीं शताब्दी में। जो सामंतवादी व्यवस्था थी इसका अंत कब हुआ? 13वीं और 14वीं शताब्दी में। बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड्स, क्रूसेड के प्रभाव के कारण, यानी कि क्रूसेड मतलब धार्मिक युद्ध, धर्म युद्ध जिसे बोलते हैं, धर्म युद्ध के प्रभाव के कारण। द राइज ऑफ टाउन्स, यानी कि नए नए कस्बे बने, नए नए नगरों का विकास हुआ। एंड स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज़, और नए नए ताकतवर राजा बने। इम्पैक्ट ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड यूज़ ऑफ द मनी, और फिर नए नए विचारों का आविर्भाव हुआ और लोगों ने अपने पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। कहने का मतलब, जब धर्म युद्ध हुआ तो एक राजा हारा, दूसरा राजा जीता, तो इससे क्या हुआ? जो राजा हारा वो तो गया, लेकिन जो जीता वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, वो और ज़्यादा पैसा खर्च करने लगा, तो उसका टाउन्स, उसका कस्बा, उसका साम्राज्य बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया। तो जो छोटे छोटे सामंत थे इनका प्रभाव कम हो गया, क्योंकि जब राजा मजबूत रहेगा, उसके पास अपनी सेना रहेगी, तो सामंत से सेना मांगेगा ही नहीं। तो इस प्रकार सामंतवाद का अंत हो गया और पुनर्जागरण को बल मिला। हालांकि इसमें थोड़ा सा और भी है आगे। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लेड टू राइज इन प्राइसेस, व्यापार और वाणिज्य के विकास ने प्राइस को बढ़ा दिया, यानी कि जो कीमत थी उसकी वैल्यू बढ़ गई, कीमतें वस्तुओं की बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। द क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स एंड द फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम दीज राइजिंग प्राइसेस, इन बढ़ती हुई कीमतों से किसको फ़ायदा हुआ? जब कीमतें बढ़ी, यानी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी, उनकी कीमतें बढ़ने लगी, तो किसको फ़ायदा हुआ? क्राफ्ट्समैन, यानी कि जो शिल्पकार थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, एंड द फार्मर्स, और जो किसान थे। बेनिफिटेड मतलब लाभान्वित हुए, यानी इनको लाभ मिला। फ्रॉम दीज राइजिंग प्राइसेस, इन उठती हुई यानी बढ़ती हुई कीमतों से, इन बढ़ती हुई कीमतों से इन सबको लाभ हुआ। तो अब मैंने आपको बताया कि राजा स्ट्रांग हो गया था, मजबूत हो गया था, और सामंतवादी प्रथा कम हो गई थी और उसका अंत होने लगा था। तो अब ये सामंत क्या कर रहे थे? देखो अब इनकी हालत कैसी हो गई। द फ्यूडल लॉर्ड्स का मतलब सामंत, कुड नॉट इंक्रीज, नहीं बढ़ा सकते थे। द रेंट्स मतलब टैक्स, फ्रॉम दियर सबॉर्डिनेट्स, अपने अधीनस्थ लोगों से, यानी अपने अधीनस्थ लोगों पर अब वो और ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे। एंड हैड टू बोरो मनी, यहाँ तक कि उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनको पैसे उधार लेना पड़ता था। टू मेंटेन देमसेल्व्स, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। यानी जो सामंतवाद था उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि ना तो वो तो टैक्स बढ़ा सकता था लोगों पर, ना तो टैक्स ले सकता था। टैक्स लेने की तो बात छोड़ो, अब वो खुद लोगों से पैसे उधार लेने लगा अपने व्यवस्था के लिए, खर्चा पानी चलाने के लिए। ऑफन दे हैड टू सेल दियर लैंड्स, अब उनके पास लैंड था ही, सामंत थे तो उनके पास ज़मीन का टुकड़ा रहता ही था। तो जब ये कर्जा नहीं चुका पाते थे तो अपनी लैंड फिर से देने लगे लोगों को। ओके, ऑफन दे हैड टू सेल, वे सेल कर देते थे, बेच देते थे, ऑफ देयर लैंड्स, अपनी ज़मीनों को, टू पे बैक द डेब्ट्स, अपने कर्ज को उतारने के लिए। ये जो सामंत थे इनकी हालत इतनी गिर गई कि ये कर्जा लेने लगे, और जब कर्जा नहीं दे पाते थे वापस, जो उधार लेते थे, तो ये अपनी ज़मीन का टुकड़ा दे देते थे। दिस लेड टू द ब्रेक ऑफ फ्यूडलिज्म, इससे क्या हुआ कि फ्यूडलिज्म का अंत हो गया। फर्दर मोर, साथ ही साथ, ग्रेट डिजास्टर्स लाइक द ब्लैक डेथ, कुछ घटनाएं भी घटित हुई यूरोप में, जैसे ब्लैक डेथ, द 100 Years वॉर एंड द वॉर ऑफ रोजेस, ये सब युद्ध के नाम हैं। ओके, द ब्लैक डेथ, काली मृत्यु या काला मृत्यु, 100 वर्षों तक चलने वाला युद्ध यानी द 100 Years वॉर। द वॉर ऑफ रोजेस, गुलाबों का युद्ध, गुलाब नहीं बरसाया गया था लेकिन इसका नाम है। तो ये सब ऐतिहासिक युद्ध हैं, इनके बारे में आप विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। तो इसके कारण भी लेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल लाइफ, जो सामंती जीवन था उसका अंत हो गया। एंड प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर द रेनेशा, और रेनेशा का आधार तैयार हो गया, यानी पुनर्जागरण का आधार तैयार हो गया। ओके, तो कैसे सामंतवाद उठता था और कैसे उसका पतन हुआ, आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आई होप।
तीसरा है द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जिज्ञासा की भावना। तो मैंने आपको पहले पढ़ा है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के प्रसार से कैसे पुनर्जागरण का बेस तैयार हुआ। फिर मैंने आपको बताया फ्यूडलिज्म का अंत हुआ, सामंतवाद के अंत से कैसे तैयार हुआ। अब जो तीसरा है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जिज्ञासा की भावना लोगों में आ गई। इंक्वायरी मतलब कुछ पूछने की, जानने की इच्छा होने लगी कि आखिर ऐसा है तो क्यों, कारण क्या है। जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाए तो समझ लीजिए आपका विकास होकर रहेगा। तो वही चीज़ है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जिज्ञासा की भावना, जानने की इच्छा। ड्यूरिंग द मिडिल एज, मध्यकाल के दौरान, मध्यकाल को बेसिकली हम लोग अंधयुग कहते हैं। यूरोप में जो मध्यकाल था उसको हम लोग अंधयुग कहते हैं, क्योंकि उस समय लोग बायाडंबर में फंसे हुए थे। तो वही है ड्यूरिंग द मिडिल एज, मध्यकाल के दौरान। द चर्च कंट्रोल्ड एजुकेशन, चर्च एजुकेशन को कंट्रोल करता था, यानी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, पूरी तरीके से चर्च पर आधारित थी। जो चर्च कहता था कि ग्रंथ में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, लोग वही मान लेते थे, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था चर्च पर निर्भर करती थी। चर्च का मालिक कौन होता था, पोप या पादरी। तो वही लोग जो बताते थे आम लोगों को, वही लोग मान लेते थे। नॉलेज इम्पार्टेड थ्रू द चर्च, चर्च के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था, नॉलेज इम्पार्टेड थ्रू द चर्च अथॉरिटीज़, चर्च अथॉरिटीज़ का मतलब चर्च के जो अधिकारी होते थे। ओके, अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है, अधिकारी। चर्च के जो अधिकारी होते थे जैसे पोप या पादरी, इनके द्वारा जो नॉलेज इम्पार्ट किया जाता था, इम्पार्ट का मतलब दिया जाता था, हैड टू बी एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था, विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना किसी क्वेश्चन के। ओके, तो मध्यकाल में कैसा सिस्टम था, चर्च के पादरी या पोप जो शिक्षा देते थे उसको बिना किसी प्रश्न के एक्सेप्ट करना पड़ता था। आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते। अगर उस समय पोप ने कह दिया कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर क्यों निकलता है, इसका कारण क्या है। नो, उस समय पूरा अधिकार उन्हीं का था। ओके, तो वही चीज़ लिखा है, नॉलेज इम्पार्टेड थ्रू द चर्च अथॉरिटीज हैड टू बी एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग, चर्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए नॉलेज पर, दिए गए ज्ञान पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता था और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था। बट लेकिन विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, लेकिन मॉडर्न टाइम्स के आते आते, यानी जब मध्यकाल समाप्त होने लगा और आधुनिक समय आने लगा, स्कॉलर्स इंडोर्ड विद द साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, तो जो विद्वान थे उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर दिया लोगों में, एंड और अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जिज्ञासा की भावना, बिगेन टू चैलेंज करने लगी। चैलेंज मतलब क्या होता था, चैलेंज का मतलब होता है चेतावनी, एक प्रकार से तैयार हो जाना, किसी चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाना। तो ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जिज्ञासा की भावना, बिगैन टू चैलेंज करने लगी द एज ओल्ड बिलीव्स। द एज ओल्ड बिलीव्स का मतलब होता है पुराने ज्ञान को। एज ओल्ड बिलीव्स का मतलब पुराने जो विश्वास है, जो पुरानी शिक्षा प्रणाली, जो ज्ञान है जो पोप दे रहे थे, उसको लोग चैलेंज करने लगे कि मैं चैलेंज करता हूँ कि आप गलत हैं। ओके, तो कैसे हुआ, ये सब स्कॉलर्स के वजह से हुआ। स्कॉलर्स ने लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना सिखाया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीखो हर एक चीज़ को, क्यों, कारण, कैसे, ये सब पूछो। तो इससे क्या हुआ, लोगों में इंक्वायरी की भावना आ गई और इस चीज़ ने पुरानी शिक्षा व्यवस्था को चैलेंज दे दिया। इंडिपेंडेंट थिंकर्स, जो स्वतंत्र विचारक थे, लाइक पीटर एबलर्ड एक विचारक का नाम है, विद्वान था, एंड रोजर बेकन का नाम जानते हैं। तो कुछ स्वतंत्र विचारक थे जैसे पीटर एबलर्ड, रोजर बेकन, इन्होंने स्टेक्ड देयर लाइफ, अपनी जान को दांव पर लगा दिया, इन चैंपियनिंग द ट्रूथ, सत्य को जिताने के लिए। यानी सत्य, देखिए चैंपियन का मतलब क्या होता है, चैंपियन मतलब विजित होना यानी जीतना। तो सत्य को जिताने के लिए, वास्तविकता को दिखाने के लिए लोगों को अपने जान की बाजी इन्होंने लगा दी। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जिज्ञासा की भावना थी वन ऑफ द फॉरमोस्ट काजेस, एक महत्वपूर्ण कारण ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण का। तो ये जो जिज्ञासा की भावना लोगों में आई,
अब चाहे विचारक के माध्यम से आई, चाहे विद्वान के माध्यम से, चाहे वैज्ञानिक के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से जिज्ञासा की भावना आई, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था और इस कारण लोगों में पुनर्जागरण के प्रति उत्साह बढ़ गया। अब लोग किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेते थे जब तक उसका रीजन उनको ना बता दिया जाए। द क्रूसेड्स, चौथा जो है इसमें है द क्रूसेड्स का मतलब धर्म युद्ध, ये भी पुनर्जागरण का एक कारण है। तो इस पॉइंट को हम लोग पढ़ लेंगे, इसके आगे 3-4 पॉइंट और हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। धर्म युद्ध, द क्रूसेड्स वर द वार्स, क्रूसेड एक प्रकार का युद्ध था, ओके, धर्म युद्ध, फॉट बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, जो कि लड़ा गया था क्रिश्चियन और मुस्लिमों के बीच, यानी कि जो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे और मुस्लिम, इन दोनों के बीच ये धर्म युद्ध लड़ा गया था। सच वार्स स्टार्टेड इन द 11th century एंड कंटिन्यूड अबाउट 300 ईयर्स, ये जो युद्ध हुआ था इसकी शुरुआत 11वीं सेंचुरी में हुई, यानी 11वीं शताब्दी में, और अगले 300 वर्षों तक ये चलता रहा। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि 200 वर्षों तक चलता रहा, तो लगभग 300-200 के बीच ही है, ओके, कोई चीज़ गलत नहीं है, इतिहास में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये जो धर्म युद्ध था ये 11वीं सेंचुरी में, यानी 11वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई धर्म युद्ध की और 300 वर्षों तक चलता रहा। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज वार्स, इन युद्धों के परिणाम स्वरूप, यानी इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप, प्रोग्रेसिव आइडियाज़, प्रगतिशील विचार ऑफ द ईस्ट, मध्य एशिया के, ईस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में कि ईस्ट का मतलब यहाँ पर है मध्य एशिया, यानी मध्य एशिया के प्रोग्रेसिव विचार, प्रगतिशील विचार, वर ब्रॉट, लाए गए टू द वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप में। इन धर्म युद्धों के माध्यम से मध्य एशिया के विचार पश्चिमी यूरोप में आ गए, और वो विचार कैसे थे, प्रगतिशील विचार थे, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे। इट वॉज आल्सो ड्यूरिंग द क्रूसेड्स दैट द क्रिश्चियंस क्लोजली स्टडीड द फिलॉसफी ऑफ प्लूटो एंड एरिस्टोटल। एक कारण और भी था कि जो क्रिश्चियंस है, देखिए, इट वॉज आल्सो ड्यूरिंग द क्रूसेड्स के दौरान यह भी था दैट कि द क्रिश्चियंस क्लोजली स्टडीड, क्रिश्चियन ने बहुत ध्यान से, बहुत क्लोजली पढ़ा था द फिलॉसफी ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, प्लेटो और एरिस्टोटल के दर्शन को, यानी कि ईसाइयों ने इनकी किताबों को पढ़ रखा था। इन सच एन एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग, ज्ञान के ऐसे वातावरण में, पीपुल बिगैन टू क्वेश्चन, लोग प्रश्न करने लगे, मेनी डोगमैस, बहुत सारी रूढ़िवादियों पर, विच दे हैड एक्सेप्टेड अर्लियर एज इनफेलिबल, जिसको उन्होंने पहले बिना क्वेश्चन के स्वीकार कर लिया था। यानी कि यहाँ डोगमैस का मतलब होता है रूढ़ियाँ, और एक्सेप्टेड अर्लियर का मतलब बिना क्वेश्चन किए स्वीकार करना। यहाँ लिखा है इनफेलिबल का मतलब एक प्रकार से बिना क्वेश्चन किए, बिना कुछ सोचे समझे। तो जिन रूढ़वादियों की, जिन परंपराओं को पहले लोगों ने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया था, अब उन सारे पहलुओं पर लोग क्वेश्चन करने लगे, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब वो प्लेटो और एरिस्टोटल की किताबों को उन्होंने जब पढ़ा तो उनके मन में जिज्ञासा आई, जानने की इच्छा आई। फिर आगे है, इन दिस वे, इस तरीके से, द क्रूसेड्स गेव इम्पेचुअस टू द ओरिजिनल थिंकिंग, हाँ, इस प्रकार से धर्म युद्ध ने एक वास्तविक विचार को पैदा कर दिया, यानी कि अब लोग कल्पनाओं में नहीं जीते थे, अब वास्तविक रूप से सोचने लगे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द स्टूडेंट्स फ्रॉम यूरोप के स्टूडेंट who had gone to study in the University of Cairo, Kufa
एंड कार्डोवा। जो कार्डोवा, कुफा और कैरो ये सब यूनिवर्सिटी के नाम हैं, याद रखना। ये जो है कैरो, कूफा, कार्डोवा ये सब यूनिवर्सिटी के नाम हैं। तो यूरोप के जो स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, जब वो पढ़ करके यूरोप में केम वापस आए, देखिए केम बैक वापस आए विद न्यू आइडियाज़, तो वो नए विचार के साथ आए, दैट दे स्प्रेड इन यूरोप, और उसको उन्होंने पूरे यूरोप में फैला दिया। ओके, तो क्रूसेड का कैसे प्रभाव पड़ा आपको समझ में आया। तो ये 4 पॉइंट आज मैंने आपको पढ़ाया, इसके आगे भी हैं कई पॉइंट, अभी 3-4 पॉइंट है, तो उसको मैं सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। यानी कि जो कॉजेज़ ऑफ रेनिशा है 2 पार्ट में आएंगे। फर्स्ट पार्ट अपलोड यहाँ पर हो गया और सेकेंड आने वाला है। तो इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर along your friends, among your friends।